मेरा नाम राखी है। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे पापा कूलर की फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे कि घर की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। हमारा मकान भी किराए का था। ये तो ऊपर वाला का शुक्र था कि मकान मालिक बहुत अच्छा और शरीफ आदमी था। कभी किराए की वजह से झगड़ा नहीं किया था। वह तो उल्टा कभी कभार हमारी मदद भी किया करता था। ऊपर वाला की उस पर बहुत कृपा थी और वह बहुत पैसे वाला था और उसके और भी बहुत सारे मकान थे जो उसने किराए पर लगाया हुआ था। हम सिर्फ 2 बहनें थीं और हमारा भाई कोई नहीं था। मेरी बड़ी बहन का नाम चंपा था। जब मैं 16 साल की हुई तो मैंने 10 क्लास पास कर लिया था। उसके बाद से मैं घर में ही बैठी रहती। मेरी बहन चंपा की शादी बहुत पहले हो चुकी थी और हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर ही रहती थी। वह घर में अकेली होती थी। उसका पति पाइप फैक्ट्री में काम करता था। वह सुबह जाता और रात को ही घर आता था। मेरी बहन उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह किसी और को पसंद करती थी। लेकिन उससे पहले कि वह बात बताती, मेरे पापा और मम्मी को पता चल गया था। तब मम्मी और पापा ने मिलकर बहन को बहुत मारा। उसके बाद अपनी मर्जी के आदमी के साथ उसकी शादी करवा दी। यह भी ना सोचा कि वह उसको पसंद करती भी है या नहीं। शादी वाले दिन मेरी बहन चंपा आत्महत्या करने वाली थी। अचानक मैंने उसका हाथ रोक लिया और कहा कि आत्महत्या मत करो। आत्महत्या बुज़दिल लोग किया करते हैं। बहन रोकर चुप हो गई और फिर मैंने यह बात अपनी मम्मी को बता दी कि चंपा ने अपने पास जहर छुपाया हुआ है जो यह शादी की रात खाने वाली है। मम्मी ने फिर से उसको बुरा भला कहा। वह जहर भी उससे छीन लिया। मेरी बहन ऐसी हो गई थी जैसे अब उसकी जंग सारी दुनिया के साथ थी। अपने पति के सामने तो वह कुछ भी बोलती नहीं थी। उससे डरती बहुत थी, लेकिन हमारे साथ वह बात कर लिया करती थी। मगर अब हमेशा अजीब बातें करती रहती थी। हरदम जली कटी हुई बातें करती थी। मुझे तब बहुत खुशी हुई थी जब मेरी मम्मी और पापा मुझे कहते थे कि तुम कुछ दिनों के लिए बहन के घर चली जाओ। मैं अपने घर के माहौल से बहुत तंग थी। हमारे घर में कुछ भी नहीं था। बहन के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो उसके बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं 1 महीने के लिए उसके घर चली गई। मैं उसके बच्चे को संभाल लेती थी। मेरी बहन चंपा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरी बहन अब बिना वजह बात बात पर ज़िद करने लगी थी। उस ज़िद में उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। जब उसे लगता था कि मैं भूख से मरने वाली हूँ तो फिर खाना खा लेती थी और वह कुछ भी अजीब हरकतें करती थी। वे अपने पति का खुद ही नुकसान करती थी और फिर कहती थी कि मैंने तो यह नहीं किया, और उसके लिए वह कसम भी उठा लेती थी। उसे किसी बात का डर नहीं था। वह कहती थी कि जो मेरे साथ होना था वह तो हो चुका है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं रही। जिस आदमी को मैं खोने से डरती थी वह मुझसे छीन लिया गया है, और वह जिससे मोहब्बत करती थी वह तो मेरे माँ बाप को भी यही कहती थी कि अब आप छोटी की भी शादी कर दें, उसको क्यों बिठाया हुआ है। मुझे तो 17 साल की उम्र में ही कुर्बान कर दिया था, उसको क्यों 18 साल तक बिठा कर रखा हुआ है। माँ कहती थी कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम राखी की भी शादी कर देंगे। मैंने कहा, दीदी आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने आपकी हालत देखी है, मैंने शादी नहीं करनी है। तब चंपा दीदी मुझे कहती है कि तुम तो फांसो, मैं भी उनकी बेटी थी, तुम भी उनकी बेटी हो। क्या मुझे उन्होंने कीचड़ से उठाया था जो इतनी जल्दी और बिना छानबीन किए मेरी शादी कर दी, और तुम्हारी बारी पर वह अच्छे रिश्ते की तलाश में है। मेरी बहन किसी का बुरा नहीं सोचती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत तीखी थी। मम्मी कहती थी कि उसकी ज़ुबान के आगे कोई ठीक ही नहीं सकता है। ये तो जब भी बोलती है मुंह फाड़ कर बोलती है। जब उसका पहला बच्चा हुआ तो मैं वहीं पर थी। उसके बाद चंपा दीदी का दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, जबकि उसका पहला बेटा सिर्फ 10 महीने का था। मम्मी ने कहा कि बेटा थोड़ा गैप ही कर लेना था, इस तरह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बात आप अपने दामाद से क्यों नहीं कहती है। तब मेरी मम्मी ने कहा कि उससे थोड़ी ना ऐसी बातें की जाती है, लेकिन तुम उसको समझाओ कि अगर बच्चों में थोड़ा गैप नहीं होगा तो उस तरह बच्चे संभालना मुश्किल हो जाएगी। मेरी बहन कहती थी कि वह मेरी कोई बात नहीं सुनता है।
अगर आप लोगों को इतनी फिक्र है तो आप लोग उसको समझाइए, क्योंकि वह मेरी बात नहीं मानता। मम्मी कहती थी कि सारा कसूर चंपा दीदी का है। लगता है उसको खुद बच्चे पैदा करने का शौक है। मुझे तो खैर मम्मी की बात समझ नहीं आती थी कि वह क्या कह रही हैं। वह कहती थी कि मर्द और औरत दोनों मिलकर बच्चा पैदा करते हैं और उन दोनों की मर्जी होती है। लेकिन फिर एक तरफ यह भी कहती थी कि यह सब ऊपर वाला की कृपा है। वह जिसको चाहे और औलाद और जिसको चाहे ना दे। मुझे मम्मी की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी घर में ही गुजार दी थी। सिर्फ स्कूल के लिए जाती थी, वहाँ से सीधा वापस आ जाती थी। दूसरी दफ़ा मेरी बहन उम्मीद से थी तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके 2 महीने पहले ही ऐसी हालत हो गई कि उससे बिस्तर से उठा नहीं जाता था और मैं 2 महीने पहले ही उसके घर पर रहने के लिए चली गई। मेरा बहनोई थोड़ा धार्मिक टाइप था, औरतों को पर्दे में ही पसंद करता था, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही इस मामले में बोलता था। जब उसने घर पर आना होता था तो मम्मी भी सर पर दुपट्टा कर लेती थी, जबकि आगे पीछे मम्मी का दुपट्टा कहाँ है, उस बात का मम्मी को पता नहीं होता था। दामाद आता था तो पल्लू कर लिया करती थी। दरवाजे को भी बंद कर देती थी। दामाद को कह रही होती थी कि हमारे घर में तो जो 20 घंटे दरवाज़ा बंद रहता है। मैं पहले तो पूछती हूँ कि कौन आया है, फिर जाकर कहीं दरवाज़ा खोलती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे घर में जो भी चाहे मुंह उठाकर आ जाता था, बल्कि मेरी मम्मी की तो एक ऐसी औरत के साथ भी दोस्ती थी जिसको पूरा मोहल्ला अच्छा नहीं समझता था। फिर भी उसके साथ मम्मी ने दोस्ती लगा रखी थी और पापा को भी इस बात पर एतराज़ था। लेकिन मम्मी कहती थी कि मेरी एक इकलौती दोस्त है, उसको तो छोड़ दो, और सामने तो उस औरत का नाम ही नहीं लेती थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दामाद साहब बैठे थे तो वही औरत ऊपर से आ गई। मम्मी घबरा गई और उस औरत से कहा कि नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम किसी दूसरे घर से मांगो। वह भी हैरान रह गई और चुप होकर चली गई। बाद में मम्मी उस औरत से माफ़ी मांग लेती थी कि बेटी के ससुराल का मामला है ना, अब ऐसा तो करना पड़ता है, क्या करूं। वह औरत भी समझ गई कि बेटी के मामले में तो झूठ बोलना पड़ता है और रख रखाव भी रखने पड़ते हैं ताकि उसका घर बन जाए। मेरी बहन को महीना पहले ही दर्द शुरू हो गया। रात के वक्त एक कमरा मुझे उन लोगों ने दिया हुआ था जिसमें पहले वाले बेटे को संभाला करती थी, क्योंकि मेरी बहन से तो अब अपना आप संभालना मुश्किल था। मेरा बहनोई रात को मुझे और मम्मी को दूसरे कमरे में भेज देता। आधी रात को अचानक से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। पता चला कि दर्द शुरू हो गया है। तब मैंने मम्मी को भी बुलाया और वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। इस दफ़ा मेरी बहन ने फिर से एक बेटा पैदा किया था, लेकिन मेरी बहन की हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने यहाँ तक भी कह दिया था कि बच्चे को बचाया जाए, कि माँ को। तब सब ने कहा कि माँ को बचाए, लेकिन फिर एंड टाइम पर कर्म हो गया और दोनों बच गए। ऊपर वाला की कृपा कि मेरी बहन बची थी। प्रार्थनाएं कर कर के बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन का हर बार ऑपरेशन से ही बच्चा होता था, कभी नॉर्मल डिलीवरी आज तक नहीं हुई थी। आज तो ऐसे लगता था कि डॉक्टर अभी कोई बुरी खबर सुना देंगे। हम सब खुद को तैयार किए बैठे थे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। अब रात के वक्त दोनों बच्चे मेरे पास होते थे और बहन अपने कमरे में अपने पति के साथ होती थी। वह रात को देर से आता। मेरी बहन का सारा खूबसूरती खराब हो गया था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 40 साल की बुढ़िया है। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। बच्चे पैदा करने की वजह से यह सब हुआ था, या फिर टेंशन लेने की वजह से, हमें नहीं पता। मगर जब हम अकेले बैठे होते तो वह अपनी उसी आशिक के बारे में बातें करती रहती थी जिसका नाम कैलाश था। दीदी कहती थी कि वह मुझे बहुत मोहब्बत करता है। अभी भी अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो वह मुझे कबूल कर लेगा। उसने अभी तक शादी नहीं की है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता उसके बारे में, तुम उसकी खबर कैसे रखती हो? उसने कहा कि कैलाश ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कहने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मुझ पर हाथ उठाएगा, मार डालेगा, कोई परवाह नहीं है, मुझे यह तो पहले भी मारता रहता है। मैंने कहा कि जीजा, तुम पर हाथ उठाते हैं क्या?
अचानक मेरी बहन ने अपनी बात से मुकर गई और बोली कि बस मैंने गुस्से में कह दिया था। इतना तो मुझे भी पता था कि मेरे बहनोई मारते नहीं थे, क्योंकि औरत की बहुत इज्जत किया करते थे और औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं समझते थे। औरत कमज़ोर होती है और कमज़ोर ऊपर हाथ उठाना बुज़दिली है। एक दिन रात हुई तो दोनों बच्चे मेरे पास थे। अब दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ कौन सो सकता है। पहला बेटा तो फिर भी सो गया, लेकिन छोटा बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद बहन के कमरे से मुझे तू तू मैं की आवाज़ें आने लगी थीं। मैं समझ गई कि क्या हो रहा है। मैं चुप कर बैठ गई और सोचा कि वह उन लोगों का अपना जाति मामला है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी बहन चीखने लगी और अपने पति से माफ़िया मांग रही थी। मैं उठकर आंगन में आई तो आवाज़ आना बंद हो गई, जबकि मैं सुनना चाहती थी कि वह लोग क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद दोबारा आवाज़ नहीं आई। सुबह मैंने यह बात बहन से नहीं पूछा। उसका चेहरा भी अजीब सा बना हुआ था, लेकिन उसने तो हर वक्त ऐसा मुंह बनाया होता था कि जैसे जाने कौन सी क़यामत आई आ गई हो, जैसे सारा दुनिया के दर्द दुख सिर्फ वही झेल रही है और सारी दुनिया की जिम्मेदारियां मेरी दीदी के कंधों पर हैं। मेरी बहन वाकई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। उसके उसी रवैया की वजह से शायद रात को जीजा जी से डांट खाई थी और अभी तक मुंह बनाकर बैठी थी। हमें भी अपने बहनोई का पता था। वह इतने बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन अपनी बहन का ज़रूर पता था कि वह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। कभी वह उनकी जेब से पैसे निकाल कर कहती थी कि मुझे नहीं पता कहाँ गए। कभी अपने पति के कपड़े जला देती थी और कहती थी कि मैंने नहीं जलाए, तो कभी उनके कपड़ों पर कोई चीज़ फेंक देती थी जिससे कपड़े गंदे हो जाते। फिर खुद ही कहती थी, क्या हो गया है, लाइए मैं साफ़ करूं, और कपड़े धोने में इतनी देर लगाती कि जहां उन्होंने जाना होता वहां से उनको देर हो जाती थी। शायद औरत का बदला लेने का यही तरीका होता है, जबकि कहा जाता है कि पढ़ी लिखी और नेक औरत अपनी नस्लें संवार देती है। इस बात में कोई शक नहीं है। इसी तरह औरत के अंदर अगर आप इंतकाम भर दें तो वह फिर नस्लें बर्बाद भी कर सकती है। और मेरी बहन भी ऐसा ही इंतकामी थी, क्योंकि उसके अंदर इंतकाम भरा हुआ था, मम्मी पापा और अपने पति से। यहाँ तक कि मुझसे भी उसे शिकवा थी। वह मुझे कहती रहती थी कि राखी, शादी के दिन तुमने क्यों सबको बताया था कि मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। अगर मैं मर जाती तो मेरी जान छूट जाती, तुम कर लेती। इस आदमी से शादी माँ बाप की इज्जत बचा ली थी, तो फिर इस तरह बचाती। मुझे क्यों मरने से रोका था तुमने? मुझे जलील करवा दिया। मेरी बहन कभी भी बहुत अजीब बातें करती थी। समझ नहीं आता था कि वह क्या करती थी। समझ नहीं आता था कि वह क्या चाहती है। अगली रात फिर मेरी बहन के कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। अब तो मैं उठकर आंगन में आ गई और जब आवाज़ों को गौर से सुना तो वह कुछ इस तरह की आवाज़ें, क्योंकि वह कह रही थी कि छोड़ दो, मुझे ऊपर वाला के लिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी, क्या हो रहा है? मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, ना ही उसे कोई डांट रहा था। मेरी बहन खुद ही यह सब कुछ बोल रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ो दो, और उसे मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि एक तो तुम्हारे बच्चों में गैप बहुत कम है, ऊपर से अभी अभी तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, इस तरह का कोई काम नहीं करना है। अपने पति को मना नहीं कर सकती थी क्या? मुझे डॉक्टर की बातें समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहन डॉक्टर को भी यही कह रही थी कि हाँ ठीक है, मेरी गलती है। डॉक्टर ने फिर उसे न जाने क्या कहा, लेकिन जब मैं वहाँ पर नहीं थी तो उनके पीछे बहुत सी बातें हुई, क्योंकि मैं नीचे दवाई लेने आ गई थी। उसके बाद मेरी बहन से मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी बहन का पहला बेटा 1 साल का था और छोटा बेटा 3 महीने का था। और फिर अचानक मेरी बहन ये खबर सुना दी कि फिर से प्रेग्नेंट है उसका। उस दफ़ा तो हम सब ने अपना सर पकड़ लिया। हमने कहा कि पागल तो नहीं हो गई है, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है तुम्हारा। लेकिन वह जवाब नहीं देती थी, चुप कर बैठी रहती थी।
मुझे ऐसा लगता था कि उसने खुदकुशी करने का यह तरीका नया निकाला था, क्योंकि बच्चा पैदा करने से औरतों की सारी सेहत और ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। 9 महीने में कुछ भी हो सकता है और फिर आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बहुत सी औरतें हैं जो बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं। पिछली दफ़ा भी तो डॉक्टर ने यही कहा कि बच्चे को बचाना है या माँ को, लेकिन किस्मत अच्छी थी और हम सबकी प्रार्थनाओं से दोनों बच गए थे। मगर इस दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि उसका पति भी उसको मारना चाहता है और वह खुद भी मरना चाहती थी। जब भी बच्चे की खबर सुनाई जाती थी तो मेरे बहनोई का रवैया बहुत अच्छा हो जाता था। वह तो बहुत खुश होता था। ऊपर वाला की कृपा है, बाकी सब अच्छा गुजरेगा। मर्दों को क्या पता होता है कि उनको तो बच्चा पकड़ा दिया जाता है। तुम्हारा बेटा या बेटी पैदा हुई है। वह यह नहीं सोचते कि कितनी मुश्किल से यह दिन आता है। मम्मी ने बड़ा समझाया और मगर दीदी को किसी की परवाह नहीं थी। मम्मी ने कहा कि चंपा बेटी अपने बच्चों की परवाह कर ले। अगर माँ मर जाए तो बच्चे बेसहारे हो जाते हैं, चाहे कोई कितनी भी अच्छी नानी दादी हो, बुआ हो, पप्पी हो। लेकिन एक माँ की तरह बच्चे को कोई नहीं संभालता, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। क्यों तुम अपनी ज़िंदगी की दुश्मन बन गई हो? तुम्हारा हर बार ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है और तुम 22 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ हो चुकी हो। और अगर अब तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जब दीदी को डॉक्टर के पास ले गए, जिसके पास पहले भी ले जाते थे, तो उसने कैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस दफ़ा उसका केस नहीं लूँगी, क्योंकि यह मरने वाली है। उसकी हालत देखे, उसका खून सिर्फ 6 यूनिट है और ये चली बच्चा पैदा करने। जिसने भी उसके साथ ये सब कुछ किया है, वह भी उसको जान से मारना चाहता है। मेरी बहन चुप बैठी थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने डॉक्टर से कहा कि अगर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म किए कर दिया जाए, तो डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए भी बहुत देर हो गई है, इस तरह तो यह पक्का मर जाएगी। डॉक्टर ने केस नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि आप जो होना था वह हो गया है। आप लोग सिर्फ प्रार्थना करें उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, वरना तो फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाए। उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना। अगर मेरे हाथों में उसकी जान निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि मुझे अपना कैरियर शुरू किए हुए कम ही दिन हुए हैं। मैं ऐसा कोई भी केस नहीं लेना चाहती जिससे मरीज़ खुद अपनी ज़िंदगी दुश्मन बना फिरता है। डॉक्टर की बात बिल्कुल ठीक थी। मरते तो सब अपने टाइम पर ही हैं। जिसका टाइम पूरा हो जाता है वही मरता है। लेकिन डॉक्टर के ऊपर यह धब्बा लग जाता है कि उसके हाथों में इतनी औरतें मरी हैं, फिर उसके बाद उसके मरीज़ कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए और उसको यह नहीं बताया कि उससे पहले भी 2 बच्चे हैं। तब जाकर उसने उस केस को लिया। लेकिन उसका कहना था कि माँ की हालत बहुत बुरी है। रोज़ रात को मेरी बहन के कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती थीं। मेरी बहन अपने पति से माफ़ी मांगती थी। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक उसी सब से है और मुझे अपनी बहन को बचाना था। जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे यह बात सबको बता देनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसे में यह बात बताती तो कोई यकीन नहीं करता। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे कोई सबूत चाहिए था, क्योंकि या तो मेरी बहन अपने साथ कुछ गलत कर रही थी या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि उसकी जान पर बन गई थी। और असलियत जानने के लिए मुझे किसी तरह उनके कमरे में झांक कर देखना था कि रात को क्या होता है, और सबूत के लिए मैं उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती। और आवाज़ को रिकॉर्ड करना मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था, लेकिन खाली आवाज़ों के सबूत से काम नहीं होने वाला था। रात को जब मेरी बहन को वह पिटाई कर रहा था या जो भी कुछ कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आवाज़ तो मेरे पास रिकॉर्ड हो गई थी। अब दूसरा काम था कमरे के अंदर झांकना, और मैंने उनके कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी थी। खिड़की को सिर्फ अंदर से ही खुली जा सकती थी, और सफाई करने के बहाने से मैंने खिड़की खोल दिया था। अब मैं बाहर से उसे पकड़कर आराम से खोल सकती थी, और जिससे आवाज़ भी ना आती। बच्चे भी दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी इतनी बहादुर बहन, जो सारे ज़माने के खिलाफ खड़ी थी और किसी से डरती नहीं थी, उस आदमी से क्यों डरती थी?
आज मुझे समझ आ गया था कि वह इंसान नहीं जानवर था। वह तो मेरी बहन पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा था। मुझे इतना बुरा महसूस हुआ कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली तो मम्मी पापा सबको इकट्ठा किया और वीडियो भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी, लेकिन वीडियो किसी को दिखाने के काबिल नहीं थी। मम्मी को वीडियो दिखाई तो वह भी हैरान रह गई और बहन पर गुस्सा होने लगी कि उसने पहले बताया क्यों नहीं। और उसका पति जो बड़ी धार्मिक बना फिरता है, यह तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता था जैसे वह उसकी बीवी नहीं बल्कि खरीदी हुई कोई औरत है। जानबूझकर उससे बच्चे पैदा करवाता था। कहता था कि मुझे तुमसे 7 बेटे चाहिए, मैं ख़ानदान में अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ। यह भी कहता था कि अगर बच्चे को मारने के लिए कोई गोली खाई या कुछ किया तो तेरे दोनों बच्चों को खुद मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। मेरी बहन बच्चों के खातिर यह सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। उसने मम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। दीदी ने सब कुछ बता दिया। हमारी बेटी कोई जानवर नहीं है जो हमने उसके हवाले कर दी और यह उसके साथ कुछ भी सलूक करे। हमने अपनी बहन को बहाने से घर बुलाया और उसके बाद उसे वापस भेजने से मना कर दिया और हमने उसे तलाक का पेपर भेज दिया। मेरी बहन ने जाकर अदालत में कह दिया कि मैंने उस आदमी के साथ नहीं रहना है। अब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अदालत का फैसला मेरी बहन के हक में हो गया था। मेरा बहनोई गुस्से में पागल हो रहा था। तभी उसने तो अदालत में ही हंगामा शुरू कर दी और जज साहब ने उसे उसी वक्त 3 साल की सज़ा दे दी। जब मेरी बहन का तीसरी दफ़ा ऑपरेशन हुआ तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा सकते थे। वह वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह रोते रोते हमारे 2 साल गुजर गए। हम लोगों ने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते थे कि कोई मेरी दीदी की बदनामी हो। एक दिन वही लड़का हमारे घर रिश्ता मांगने आया जिसके साथ मेरी बहन शादी करना चाहती थी और घर वालों ने मना कर दिया था। लेकिन आज उसका हमारे घर में मेरी बहन का रिश्ता मांगना ऐसा ही था जैसे वह हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल करने आया हो, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही मेरी बहन घर वापस आ गई थी। मम्मी पापा ने फ़ौरन हाँ कर दी और उन दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी गई। उसने कहा कि मैं दोनों बच्चों को भी रखूँगा और आपकी बेटी का भी पूरा ख्याल रखूँगा। ऐसी होती है मोहब्बत दुनिया में, जहाँ मेरे बहनोई जैसे जानवर लोग होते हैं, वहाँ कैलाश जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन हर माँ बाप को चाहिए कि बेटी की शादी करते वक्त यह देखें कि इंसान कैसा है। यह मत देखे कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन अच्छे इंसान से भरी हुई कोई चीज़ नहीं होती। आज मेरी बहन अपने घर में खुश है और मेरी शादी भी हो गई है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मगर अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है और मेरे यहाँ भी 2 बच्चे हो गए हैं और मेरा पति भी बहुत अच्छा और नेक है और मेरे माँ बाप ने मेरे पसंद का पति ढूंढा जिससे मैंने कहा उसी से ही शादी कर दी। अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है, पैसों की नहीं। यह थी मेरी इमोशनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।